तो पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा वो आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ रहे थे, और मुझे पूर्ण यकीन है कि वो आपके जो समझ में आई होगी वो क्रिया। अब वो जो क्रिया हम पढ़ रहे थे, अकर्मक और सकर्मक दो भेद बताए थे हमने। अकर्मक क्रिया जिसमें जो कर्म का प्रयोग नहीं होता है, सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है। अब जो आपकी जो क्रिया जो सकर्मक क्रिया है उसके भी दो भेद हैं। उसके भी कितने भेद है बेटा? दो भेद हैं। जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक जो क्रिया है उसके दो भेद हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन नहीं है कि इसके भी भेद आ गए क्या, बिल्कुल आसान है। इसका जो पहला भेद है वो एक कर्मक है। सकर्मक क्रिया का पहला भेद क्या है बेटा? एक कर्मक क्रिया। और जो दूसरा जो इसका भेद है वो है आपके द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, इसको आप बहुकर्मक भी कह सकते हैं, इसको आप बहुकर्मक भी कह सकते हैं। अब एक कर्म, देखो यहां पर मैं फिर कह रहा हूं ना, रटो मत, समझिए। शब्द में ही हिंदी के ज्यादातर जो शब्द है वही शब्द अपने आप को बयां कर देते हैं, वही अपने आप की परिभाषा बता देते हैं, ज्यादातर जो शब्द है। और मैंने जो बताया कि इनका है जो ये जो शब्द है या जो ये जो हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक है उनका अन्य जो टॉपिक होते हैं इनका आपस में जो तारतम्य होता है, तालमेल होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आप एक कर्म क्रिया हम देखेंगे कि यहां पर होगा क्या, पता चल रहा है कि यहां पर आपको क्रिया के साथ एक कर्म मिलेगा। कर्म तो होगा परंतु वो एक ही होगा। जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्रिया के साथ आपको दो कर्म मिलेंगे। कितने मिलेंगे बड़ा? दो कर्म यहां पर क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। दो कर्म यहां पर क्रिया के साथ क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। आ गई समझ में कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है उसे एक कर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म प्रयुक्त होते हैं वह आपकी द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आप इनको उदाहरण के द्वारा आप समझ लीजिए कि एक कर्मक तो कैसे है और द्विकर्मक कैसे है। हम है जो जैसे कि पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम है जो लिखे यहाँ पर अर्पिता पात्र लिखती है, या फिर आप कह दीजिए यहाँ पर अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, ठीक है। और अगला एक उदाहरण और लीजिए कि यहां पर देखिए अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। आ रही है समझ में? अब देखिए यहां पर सबसे पहले वाक्य में आप क्या ढूंढेंगे? कर्ता कारक, फिर क्या ढूंढेंगे? क्रिया, और फिर क्या ढूंढेंगे? कर्म। तो यहां पर लिखने का काम कौन कर रहा है भाई? अर्पिता कर रही है। क्रिया क्या है? यहां पर लिखती है। और क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्रिया के आगे तो क्या उत्तर मिलेगा? पत्र। क्या लिखती है वो? पत्र, अर्थात ये क्या है? कर्म है। अब इसके अलावा कोई और शब्द है क्या वाक्य में? नहीं है। आ रही है समझ में? तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए कि ये आपकी एक कर्म क्रिया है, क्योंकि यहां पर एक कर्म ही प्रयुक्त हुआ है। दूसरा वाक्य देखिए, यहां पर कर्ता कारक क्या है? अध्यापक, क्रिया पढ़ाता है, और कर्म कौन सा है? छात्रों को। अगर आप क्या और को यानी कि किसको भी कह सकते हैं। आप किसको पढ़ाता है? छात्रों को पढ़ाता है। यानी कि जब आपका वाक्य में सजीव कर्म होगा तो हमेशा अब देखो सुनिए दोबारा कि जब वाक्य में सजीव कर्म होगा तो वहां पर निश्चित ही आपका उस कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह लगा हुआ होगा, जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं। अब यहां पर एक को जो विभक्ति चिन्ह है ये क्यों लगा? यहां पर तो लगा नहीं, पत्र को लिखता है नहीं। जब सजीव कर्म होगा तब हम क्रिया के साथ को विभक्ति का चिन्ह लगाते हैं।
ये शुद्ध अशुद्धि में भी होता है वाक्य में। अगर आप अध्यापक छात्रों पढ़ाता है तो शुद्ध है, परंतु यहां पर लगा देंगे अर्पिता पत्र या पत्र को लिखती है तो को लगा दिया तो गलत है। सजीव कर्म के साथ ही परसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। आगे समझ में। अगला देखिए, ये यहां पर भी कितने कर्म है? एक ही कर्म है, तो ये भी एक कर्म क्रिया हो गई। आई समझ में। अब अगला जो उदाहरण है, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। अब यहां पर कर्ता कारक ये रहा, क्रिया ये रही, क्या पढ़ाता है? हिंदी पढ़ाता है, और ये को चिन्ह रहा देखो। तो ऐसी स्थिति में ये जो छात्रों को है ये भी कर्म है, ये तो कर्म है ही है, और ये भी क्या है? कर्म है। इसको गौण कर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? गौण कर्म कहते हैं, और इसको मुख्य कर्म कहते हैं। आई समझ में। इसको तो क्या कहते हैं? गौण कर्म कहते हैं, और इसको मुख्य कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर एक कर्म तो ये रहा और एक कर्म ये रहा, इसलिए यहाँ पर दो कर्म प्रयुक्त होने के कारण ये कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्म क्रिया हो गई। आ गई समझ में। अब हम है जो कुछ ऐसे नियम आपको बताते हैं जिससे कि आपको क्रिया को सकर्मक व अकर्मक रूप में पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जो इसमें है जो क्रिया को कैसे आप है जो पहचान सकते हैं, इसके कुछ नियम हैं, उनको आप देखिए कि कैसे हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को है जो पहचान सकते हैं। कहीं कहीं पर है जो क्या प्रश्नवाचक शब्द है जो काम नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो कुछ नियम यहाँ पर बता रहे हैं उनके द्वारा आप आसानी से जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। और मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि ये प्रतियोगिता स्तर पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जब आप प्रतियोगी परीक्षा की जब आप तैयारी करेंगे तब मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं बताया जाएगा। देखिए कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कि कैसे करते हैं। पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, उसको भी आप नोट डाल करके देखें कि कई बार दुविधा होती है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, लड़की भैंस को चारा डालती है, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अगला जो उदाहरण है, राजा निर्धन को धन देता है। और एक उदाहरण और आप ले लीजिए, दुकानदार ग्राहक को सामग्री देता है। अब देखिए ये द्विकर्मक और एक कर्मक क्रिया। पहले तो आप खुद ही इसको मनन कीजिए, खुद ही सोचिए इसमें कि कौन ये इसमें तो कौन ये सभी तो सकर्मक हैं। ये तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि सभी क्रियाएं क्या है? सकर्मक है। परंतु कौन सी एक कर्मक है और कौन सी द्विकर्मक है ये आप पहचानने की कोशिश यहाँ पर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कर्ता कारक। बिल्कुल क्रिया क्या है? डालती है। क्या डालती है? चारा डालती है। अब देखो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं कि ये क्रिया है और इसके आगे हमने क्या लगा दिया? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उत्तर क्या मिला? चारा। ये क्या है आपका? कर्म। कौन सा कर्म है? मुख्य कर्म। कौन सा है? मुख्य कर्म। आई समझ में। और अब ये चारा भी तो किसी न किसी को डाला जा रहा है। देखिए गौण कर्म और मुख्य कर्म। मुख्य कर्म की प्राप्ति या संबंध गौण कर्म से होता है। मुख्य कर्म की प्राप्ति या संबंध किससे होता है? गौण कर्म से होता है कि उस मुख्य कर्म को करने के लिए, पूरा करने के लिए हमको गौण कर्म की आवश्यकता जरूर होती है। तब देखिए आप
कि ये कर्म है। अब ये चारा डाल तो दिया परंतु डाले कहाँ, खेत में? वैसे नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये चारा है जो भैंस को डाला जा रहा है और यहाँ पर आप इसको गौण कर्म कह सकते हैं। क्या ये? गौण कर्म। आ रही समझ में? और वैसे भी चिन्ह कौन सा लग रहा है? को। ठीक। अगला है राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर किसको मारा? सजीव। सजीव कर्म है तो ये चिन्ह आ गया, स्वतः ही आ गया। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म। ये तो आपकी एक कर्मक है। कौन सी क्रिया है ये? नहीं, ये तो आपकी द्विकर्मक है। दो है ना इसमें, द्विकर्मक है। और ये एक कर्मक है, ये एक कर्मक क्रिया है। और अब आगे देखिए, राजा निर्धन को धन देता है। इससे पहले आप इसको देखिए, दुकानदार ग्राहक को सामग्री देता है। क्या देता है? सामग्री। कौन सा कर्म? मुख्य कर्म। आ रही है समझ में? और किसको दे रहा है वो? ग्राहक को। ये आपका गौण कर्म। ये आपका गौण कर्म। ये कर्ता कारक है, वो क्रिया है। तो आप बताइए, आप ये भी कौन सी हो गई? द्विकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर आप देखिए, जो मैं मुख्य बात जो बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको वास्तव में जो जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो ये है, जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये वाक्य है कि राजा निर्धन को धन देता है। अब यहाँ पर देखो, निर्धन को, यहाँ पर को चिन्ह है, स्वाभाविक है। यहाँ पर क्या देता है? धन देता है। ये मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म है। और को चिन्ह है तो ये गौण कर्म है। और क्या हो गया? अब ये द्विकर्मक क्रिया, परंतु यहाँ पर ये द्विकर्मक क्रिया नहीं है। अब उसका कारण देखिए, द्विकर्मक क्रिया क्यों नहीं है, कि भाई रीजन क्या है, कारण क्या है कि इसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है। तो देखिए कि आपकी जो, पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि इनकी स्थिति क्या होती है। कर्म की स्थिति, मुख्य कर्म की और गौण कर्म की स्थिति क्या होती है। जो मुख्य जो कर्म होता है, मुख्य कर्म जो होता है वो क्रिया से ठीक पहले आता है। क्रिया से, जो मुख्य कर्म होता है बेटा, वो क्रिया से ठीक पहले आता है। ठीक पहले आता है। आ रही है समझ में? जो मुख्य कर्म है वो क्रिया से ठीक पहले आता है। और जो गौण कर्म है, जो गौण कर्म है वो मुख्य कर्म से, मुख्य कर्म से पहले आता है। आ रही है समझ में? पहले आता है। ये लो जी। अब यहां पर आप देख लीजिए, चाहे ये क्रिया है, मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म के आगे तुरंत क्या है? मुख्य कर्म से पहले क्या आ रहा है? गौण कर्म है। आ गई समझ में? गौण का होता है छिपा हुआ है, जिसका कोई महत्व न हो। इसके बगैर भी हमें जो वाक्य लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सजीव कर्ता के साथ जो सजीव जो कर्म है उसके साथ आपको को चिन्ह मिल जाएगा, और निर्जीव के साथ, निर्जीव कर्म के साथ आपको को चिन्ह नहीं मिलेगा। ये भी आप ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता रहा था कि जो आपकी, भाई हम इसको, हमने जो द्विकर्मक क्रिया क्यों नहीं माना, यही तो हमारी समस्या। इसी के बारे में तो हम चर्चा कर रहे थे कि इसको हमने द्विकर्मक क्यों नहीं माना, एक कर्मक में क्यों रखा इस वाक्य को, इस क्रिया को एक कर्मक ही क्यों मानी। तो देखिए इसका कारण है कि जो देना जो क्रिया होती है ना, देना, ये दो रूपों में हमारे सामने आती है। वो कैसे, दो तरीके से इसका प्रयोग होता है। वो कैसे है देखिए, कि एक तो होता है कि हम है जो कोई चीज को है जो वापस लेते हैं, और दूसरा अर्थ होता है वापस नहीं लेते हैं। अब देखिए कैसे कि देना क्रिया का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। एक तो वापस भी लेते हैं दी हुई चीज को, और एक दी हुई चीज को वापस नहीं लेते हैं। जो वापस लेते हैं वो तो आपके जो कोई संज्ञा सर्वनाम हो सकता है, परंतु जो वापस नहीं लेते हैं ये जो चीजें हैं, ये दान, पुरस्कार, भेंट, उपहार, या गलत उसमें देखें तो बद दुआ, श्राप आदि है जो इसमें आ जाती हैं।
आप देखिए कैसे कि जो देना जो क्रिया होती है उसको हम दो रूपों में प्रयुक्त करते हैं, एक तो वापस लेते हैं और एक वापस नहीं लेते हैं। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। अब देखिए यहां पर कि मोहन छात्र हैं और सोहन भी छात्र हैं। मोहन ने सोहन को पुस्तक दे दी कि भाई ये किताब ले, परंतु अब इस किताब को, इस पुस्तक को वो वापस भी ले सकता है, वापस लेगा। पढ़ने के लिए तो दिया है भाई, उसने पढ़ने के लिए दी, तो ये है जो इसको वापस लेगा। उसने कलम दी, उसने मोटरसाइकिल दी है, उसने मोटरसाइकिल दी, तो ये उसको मात्र काम साधने के लिए तो दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो कर्म हम वापस ले लेते हैं तब तो उसके साथ जो गौण कर्म होगा वो आपका, वो जो उसके साथ जो होगा वो गौण कर्म होगा। कौन सा होगा? गौण कर्म। परंतु अब यहाँ पर देखिए कि राजा निर्धन को धन देता है, वो उसकी सहायता कर रहा है। राजा निर्धन को, गरीब को धन देता है, भेंट कर रहा है, उपहार दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, या क्या दे रहा है? वो दान दे रहा है। क्या दे रहा है? दान। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर दान दी हुई चीज को हम वापस नहीं लेते हैं, दान दी हुई चीज को हम वापस नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दी हुई चीज वापस ले रहे हैं तब तो वो जो गौण कर्म ही रहेगा, और जहाँ पर दी हुई चीज को हम वापस नहीं लेते हैं तो वो गौण कर्म न होकर के क्या हो जाएगा बेटा? संप्रदान कारक हो जाएगा। आ रही है समझ में कि यहाँ पर आप है जो अब गौण कर्म को क्या मानेंगे? संप्रदान कारक मानेंगे, क्योंकि निर्धन के लिए क्या देता है? वो दान देता है। के लिए चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको एक कर्मक क्रिया बताई थी। आ रही है समझ में? एक तो वो चीज़ है जो हम दे करके वापस ले लेते हैं, वहाँ पर तो गौण कर्म होगा, और एक वो वस्तुएं हैं, वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण है जो हम एक बार दे करके वापस नहीं लेते हैं, वो वहाँ पर तब आप देखेंगे को चिन्ह लगा हुआ है तो निश्चित ही वो आपका संप्रदान कारक होगा। ये आपके जो देना क्रिया के है जो वो हो गए। अब मैं आपको है जो क्रिया की पहचान है वो बता देता हूँ कि क्रिया को कैसे पहचानते हैं कि यह क्रिया सकर्मक है, और यह कक्षा है उनका आप सदुपयोग करें, इनको आप ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं करें। ये महत्वहीन नहीं है, इनका महत्व है। अब आप देखें कुछ नियम है जिनके द्वारा हम इनको पहचान सकते हैं। एक तो हमने आपको बताया था कि भाई आप क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा करके आप जो क्रिया के आगे क्या लगा देंगे? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द, क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा करके कहाँ पर लगाएंगे बताइए? देखिए क्रिया के आगे, क्रिया के आगे क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा करके आप क्या कर सकते हैं? शब्द लगाकर क्रिया की पहचान कर सकते हैं। क्रिया की पहचान कर सकते हैं। ये देखो, ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी कर्सिव है, ध्यान रखना। और इसमें आप जो कैसे कर सकते हैं? देखो, यदि उत्तर की प्राप्ति होती है, यदि उत्तर की प्राप्ति होती है, उत्तर प्राप्त होता है, उत्तर प्राप्त होता है, क्या प्रश्नवाचक जो शब्द है उसका उत्तर प्राप्त होता है, तो क्रिया कौन सी? सकर्मक। कौन सी बेटा? सकर्मक। और उत्तर प्राप्त नहीं होता है, और उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो अकर्मक। आ रही है ना समझ में? ये मैं पहले भी बता चुका इसको, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, इसको पहले ही बता चुका। अब आप एक चीज और देखिए, उदाहरण के द्वारा आप जो राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने के आगे आप क्या लगाएंगे? क्या पढ़ता है? पुस्तक। उत्तर आ गया। तो ऐसी स्थिति में जहां राम सोता है, अब सोने के आगे आप क्रिया लगाएंगे, क्या सोता है? तो उत्तर नहीं, कौन सोता है? राम सोता है। ठीक है, तो जहां पर उत्तर प्राप्त हो जाए वो आपकी सकर्मक, और जहां पर उत्तर प्राप्त न हो वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ओके, आगे देखिए, इसका जो दूसरा तरीका है वो पद परिचय के द्वारा। ये भी मैंने आपको बता दिया, पद परिचय के द्वारा। कि पद परिचय कैसे? पहले आप कर्ता को ढूंढिए, फिर किसको ढूंढिए? कर्म को ढूंढिए, और फिर क्रिया को ढूंढिए। ये भी आपको बता दिया मैंने शुरुआत में ही, आपको फिर बता देता हूं। जैसे कि सीता क्रिकेट खेलती है, ठीक है,
सीता यहाँ पर कर्ता कारक है, खेलती है क्रिया है, क्या खेलती है, क्रिकेट खेलती है, ये कर्म है। अब बताइए यहाँ पर कर्ता भी है, कर्म भी और क्रिया भी है, तो ऐसी स्थिति में ये कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया। आ गई समझ में? ये अगर इसमें क्रिया नहीं होती, अगर इसमें ये क्रिया क्या कर्म नहीं होता, तो निश्चित ही यहाँ पर आपके जो अकर्मक क्रिया होती। अब आप देखिए नियम नंबर 3 देखिए, ये जो नियम मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे। नंबर 3 है कि कर्ता के साथ यदि ने चिन्ह है तब क्रिया, कर्ता के साथ यदि ने चिन्ह है तब क्रिया सकर्मक होगी। क्या होगी? सकर्मक होगी। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है वाक्य को। कर्ता कारक के आगे यदि ने चिन्ह लग गया तो आप उसको आंख बंद करके जो सकर्मक क्रिया कर दीजिए। आगे वाक्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए और देखिए दूसरी चीज और देखो, 3 चीजें बता रहा हूं इसमें मैं। सकर्मक तो हो गई और भूतकाल की भी होगी। कौन से काल की होगी? भूतकाल की। यानी कि एक चीज और बता रहा हूं कि जो ने पर सर्ग चिन्ह है वो कर्ता के साथ कौन सी स्थिति में लगता है? जब क्रिया भूतकाल की होगी, अन्यथा ने चिन्ह आपको मिलेगा ही नहीं। 2 चीज क्लियर। तीसरी देखिए, यानी कि आंख बंद करके करने की आवश्यकता है कि ये तो सकर्मक, आंख बंद करके ने चिन्ह है, सकर्मक है। फिर आंख बंद कर लीजिए भूतकाल की है, पुनः आंख बंद कर लीजिए कि वो कर्तृवाच्य की है। किसकी है? वो वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है। आ गई है समझ में? ये आप ने चिन्ह, जैसे कि मैंने राम ने गाड़ी चलाई, लो साहब चला ली। अब यहां पर ने चिन्ह आपने देखा तो देखते अब आप है जो इसको सकर्मक क्रिया कर दीजिए। सकर्मक के साथ साथ ये पूरा है सकर्मक, आप इसको कर दीजिए। और वैसे क्या का भी यहाँ पर प्रयोग करें, क्या चलाई? गाड़ी चलाई। ठीक है। अब इसका जो अगला जो चौथा जो नियम है वो ये है कि कई बार जो हमने बताया आपको कि स्वाभाविक या ईश्वर प्रदत्त जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। जो स्वाभाविक होती है, स्वतः ही हो रही है, उसको कोई कर ही नहीं रहा है, या फिर अपन उसको कह सकते हैं प्राकृतिक घटना या प्राकृतिक रूप। तो वो जो क्रिया होगी फिर आपकी कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कैसे? देखिए जैसे कि आप पेड़ से पत्ता गिरता है, चिर परिचित उदाहरण है ये। संस्कृत में भी यही आएगा, हिंदी में भी इसको बार बार परीक्षा में भी। और जो कोई थोड़ा बहुत जानकार है क्रिया का वो सबसे पहले यही पूछेगा अध्यापक से कि साहब या बताओ देगा या में कौन सी क्रिया है, क्योंकि वो खुद को 30 मार्क का समझता है। परंतु अब देखिए पहचान करने में कोई ज़्यादा कठिनाई तो है नहीं। पहली बात आप देखें, इसमें व्याकरणिक दृष्टि से देखें, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये वाक्य ही अशुद्ध है, जबकि आपकी अच्छी अच्छी पुस्तकों में इसको ऐसे ही लिख रखा है। परंतु हमारे हिंदी में पहले कर्ता कारक, फिर कर्म कारक और फिर क्रिया आती है। अब यहाँ पर तो शुरुआत में अपदान कारक है, तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर पहले मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले आपको कर्ता ढूंढना होगा। अब कर्ता कारक कौन सा है? यहाँ पर ये पत्ता है। देखो क्या गिरता है का आप उत्तर प्राप्त करेंगे, क्या गिरता है क्या यदि आप उत्तर प्राप्त करेंगे तो वहां पर जो क्रिया है वो जो आपका उत्तर मिलेगा वो आपका पत्ता मिलेगा। क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। तो आप इसको तुरंत आनन फानन में क्या कर देंगे? कर्म। और साहब ये क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। आप इसको क्या कर देंगे? सकर्मक क्रिया हो गई। परंतु ऐसा नहीं है। पहले तो बताओ ये पत्ता गिरा कैसे? भाई मैंने तुमने तो गिराया कौन है आपको? ये तो स्वतः ही गिर गया है कि नहीं? ईश्वर प्रदत्त है, ये तो प्राकृतिक घटना है, गिर गया। तो इसको गिराने वाला थोड़ी ना है। अब वो गिरने का काम कौन कर रहा है अभी ये बताओ। देखे अगर कौन प्रश्न कौन गिरा है या क्या गिरता है, क्या देखेंगे क्या गिरता है, तो इसमें जो उत्तर मिलेगा वो आपका कर्म कारक।
जब सजीव कर्ता हो तो हम जो कौन लगा देते हैं, और जब सजीव कर्ता ना हो निर्जीव हो तो वहाँ पर हमको क्या का उत्तर लगा करके भी हमको कर्ता की पहचान करनी होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो गिरना है ये पत्ते के अनुसार हो रहा है। अब आप इसको बहुवचन में पत्ते गिरते हैं तो क्रिया बदल जाएगी तुरंत ही, कर्ता बदल रहा है तो क्रिया भी बदल रही है। तो यानी कि अब यहाँ पर हम जब कर्ता को बदलते हैं तो क्रिया बदल रही है, तो यहाँ पर पत्ता क्या है, कर्ता कारक है। अब आप इसको शुद्ध रूप से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि पत्ता पेड़ से गिरता है। अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिख देता कि पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, तो आप स्वयं ही इसका उत्तर दे देते कि ये तो अकर्मक क्रिया है भाई, क्योंकि गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ता कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो क्रिया है वो आपकी सकर्मक क्रिया न होकर के अकर्मक क्रिया है। तो ये क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। जैसे कि मैं कह दूं हिमालय से गंगा निकलती है, अब कोई यार निकाल थोड़ी रहो जाओ, ईश्वर की है जो महिमा है, प्रकृति की महिमा है, स्वतः ही निकल रही है वो। तो यहाँ पर है जो आपकी अकर्मक क्रिया है। मैं इस वाक्य को यो कह दूं आकाश में घनघोर घटाएं छा गई, क्या छा गई, घनघोर घटाएं छा गई। ये लो, अब ये गलत है आपका। अगर क्या का उत्तर के हिसाब से आप देखेंगे तो आप इसको सकर्मक करेंगे, परंतु पहले आप है जो कर्ता को ढूंढिए, तब कर्ता को ढूंढने के बाद में आप है जो उत्तर मिलेगा इसमें कर्ता का, तो घनघोर घटाएं है तो वो कर्ता कारक है वो तो, और उसी के अनुसार क्या आ रही है, छा गई, घनघोर घटाएं छा गई। यहाँ पर कर्ता कारक इस तरह लेंगे, क्रिया भी क्या हो गई, इस तरह लेंगे। आ रहा है समझ में? तो कहने का तात्पर्य, और ईश्वर प्रदत्त है, कोई करने वाला नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बाहर है जो आपके आंगन में घड़ा रखा हुआ है, बूंद पड़ रही है, भर रहा है साहब, कोई भरने वाला तो है नहीं उसको। हाँ, अगर उसको कोई भर रहा है कि मोहन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अब क्या भरता है, घड़ा भरता है, ये सकर्मक है, परंतु घड़ा बूंद बूंद से भरता है, ये अकर्मक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आप जो स्वाभाविक क्रिया होती हैं उन वो आपकी निश्चित ही कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद में आपके जो क्रिया हैं उसमें एक प्रेरणार्थक क्रिया और आपने पढ़ी होगी कि जिसमें कर्ता कारक है जो दूसरे के द्वारा है जो कार्य करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया भी आपकी हमेशा सकर्मक होती है। जैसे सरपंच ने चिन्ह आ गया, पहली बात तो देखिए सकर्मक हो गई स्वतः ही। सरपंच ने बांध बनवाया साहब, बांध बनवाया। अब जहां पर देखो ये वाह शब्द आ जाता, ये वाह वर्ण आ जाता ना, तब आप समझ लीजिए क्रिया में वाह आ गया तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरक क्रिया होती है, दूसरे के द्वारा वहां पर करवाया जाता है। सरपंच खुद ने नहीं बनाया, किसी और से वो बनवाया, परंतु ने के आधार पर भी आप इसको पहचान सकते हैं कि क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया। क्या बनवाया, बांध बनवाया। यह आपके क्रिया से संबंध जो समस्याएं थी मैंने सभी के सभी जो बिंदु हैं उस पर चर्चा की है, बातचीत की है। और एक और है वो रह गया, उसको और आप देख लीजिए कि जो क्रिया है उसमें कई बार हम कल्पना के आधार पर भी है जो सकर्मक या अकर्मक को पहचानते हैं, कल्पना के आधार पर। अब कल्पना के आधार पर कैसे, कल्पना के आधार पर ये लो, जैसे कि मैं यहां पर अशोक पढ़ रहा है, अशोक पढ़ रहा है, लड़की रावण धोता है, ऐसे लिखो आप, मजा भी आएगा। अशोक पढ़ रहा है। अब आप देखिए ऐसी स्थिति में आप यहां पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो उत्तर तो आपको इस वाक्य में मिलेगा नहीं, क्या पढ़ रहा है भाई। परंतु ये तो अपने भी कॉमन सेंस की बात है, समझदारी की बात है कि भाई पढ़वा के लिया तो अखबार भी चाहे अखबार पढ़ ले, किताब पढ़ ले या कोई उपन्यास पढ़ ले। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में, परंतु ध्यान रखना वहां पर क्रिया के साथ रहा होना आवश्यक है। ये सभी जगह होता नहीं है, परंतु वहां पर रहा जो है वो होना आवश्यक है, प्राय ज्यादातर क्रियाओं के साथ। अब यहां पर देखिए पढ़ रहा है, अब क्या पढ़ रहा है, तो ये हमारे कॉमन सेंस की बात है कि वो कुछ न कुछ तो वो पढ़ ही रहा होगा। ये तो है नहीं है कि वो ऐसे ही पढ़ा रहा है, उसको कुछ न कुछ है जो वो है जो किताब पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, पत्र पढ़ रहा होगा, लेख पढ़ रहा होगा,
कुछ न कुछ वो पढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी अब यह जो क्रिया है वो कल्पना के आधार पर है और इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर रावण दूता है, अब कुछ न कुछ तो चाहिए धोने के लिए, गाय बकरी जो भी, तो यहाँ पर भी अब जो आपकी है ये सकर्मक क्रिया है। आगे समझ में? तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर हम कल्पना के आधार पर भी उत्तर प्राप्त कर ले वहाँ पर भी निश्चित ही आपकी सकर्मक क्रिया होती है। छात्र देख रहे हैं, कुछ न कुछ तो देख रहे होंगे, चित्र देख रहे होंगे, पेड़ देख रहे होंगे, परंतु देख रहे हैं इसमें कर्म तो प्रयोग किया ही नहीं, परंतु फिर भी ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ये आपकी जो क्रिया से संबंधित जो भी परेशानी थी, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।